आज नव वर्ष के प्रारंभ के दिन गुवाहाटी में इस नूतन कार्यालय जिसका नाम सुदर्शनालय रखा है, इसके गृह प्रवेश लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित असम क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघचालक उमेशदा, गुवाहाटी महानगर के संघचालक माननीय गुरुप्रसाद जी बेदी, ज्येष्ठ प्रचारक भास्करराव कुलकर्णी, शशि जी, अन्य अधिकारी वर्ग तथा अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, संघ हितैषी बहनों तथा भाइयों, मनुष्य के जीवन में जो सामान्य आवश्यकताएं रहती हैं, उसमें खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए और रहने के लिए एक छत चाहिए। तो सृष्टि में सभी के अंदर ये स्वाभाविक इच्छा रहती है। सर्प भी है तो बिल लगता है उसको, सिंह है तो गुफा लगती है। तो जैसा आदमी को मकान लगता है तो वैसे संस्थाओं को भी भवन लगते हैं। वैसे संघ में तो शुरू में कहते थे कि अलग से भवन की क्या जरूरत है, जो संघ के स्वयंसेवक है उनके घर यही। पुराना जमाना अलग था, उस समय परिवार भी बहुत बड़े होते थे और घर भी बहुत बड़े होते थे और दिल भी बहुत बड़े होते थे। आजकल जमाना बदल गया है, परिवार भी छोटे हो गए, दिल भी छोटे हो गए। पुराने प्रचारक थे, जनसंघ में नेता बने जगन्नाथराव जोशी, तो वो मजाक में कहते थे कि पहले बड़े परिवार होते थे तो बड़े घर होते थे, फिर धीरे धीरे एक नारा आया 2 या 3 बस, तो भगवान ने भी कहा 10 बाई 10। बड़े बड़े घर सिकुड़ करके छोटे छोटे हो गए। तो शुरू में तो संघ चला तो कोई अलग से कार्यालय भवनों की जरूरत नहीं थी, कार्यकर्ताओं का घर यही। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, परिस्थितियां ये होने लगी, तो फिर एक कार्यालय की कल्पनाएं आने लगी और कार्यालय बनने लगे। और कार्यालयों के आकार का भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे काम का आकार है वैसे वैसे कार्यालयों के आकार होने लगते हैं। पुराणों में हम मत्स्यावतार की कथा पढ़ते हैं कि वो मत्स्य था तो छोटी मछली थी तो उसको कमंडल में डाला ऋषि ने, तो वो फैलने लगी तो कमंडल छोटा पड़ने लगा, तो कुएं में डाला वो भी छोटा पड़ने लगा, तो तालाब में डाला वो भी छोटा पड़ने लगा, फिर समुद्र में डालना पड़ा। तो कार्यालयों का इतिहास भी जब देखते हैं तो ऐसे ही रहता है। आज यहाँ उपस्थित जो लोग हैं उसमें जो कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, एक मुझे अभी मिले, तो इस कार्यालय को देखने के बाद उनको जब से संघ चला तब से पूरा चित्र बोले सामने घूम रहा है कि कैसा कैसा था। कहाँ एक लिपा हुआ छोटा सा कमरा, फिर कुछ एक बना, फिर आज का जो केशव धाम है वहाँ पर जो हाल बना हुआ है नीचे, वहाँ का भी कार्यालय था। फिर इधर ऊंचाई बढ़ने लगी उसकी,
लेकिन जैसे जैसे कार्य की व्याप्ति होती गई वो भी छोटा लगने लगा। तो अभी एक बड़ा कार्यालय बना है और ऐसे समय के ऊपर स्वाभाविक रूप से इस सारे क्षेत्र के अंदर संघ को बीज रूप में जिन्होंने बोया और धीरे धीरे विकसित होते होते आज पूरे इस क्षेत्र के अंदर एक वटवृक्ष का जो रूप ले रहा कार्यालय, उसमें कितने ही कार्यकर्ताओं की तपस्याएं लगी हैं। 1946 में दादाराव परमार था, उस समय तो ये 7 स्टेट्स नहीं थे और ब्रिटिश रूल के अंदर शिलोंग ही केंद्र था। दादाराव परमार था तो उस समय जब गांधी हत्या का आरोप लगा और बैन लगा तो दादाराव को जेल हुई। दादाराव अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे तो जेल में थे, लेकिन दादाराव की अंग्रेजी सुन करके जेलर बड़ा प्रभावित हो गया। तो दादाराव जेल में कैदी थे लेकिन भोजन रोज जेलर घर में कराता था उनको। बाद में फिर ठाकुर राम सिंह जी आए, हिमाचल प्रदेश के थे वो। हिमाचल के आदमी गोरे चिट्टे मजबूत, घी दूध खाने की बहुत आदत। आसाम में आने के बाद घी तो देखना भी कठिन। तो कुछ दिनों में उनके पेट में खुश्की हो गई तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि पेट गड़बड़ है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में खुश्की हो गई है, आप ऐसा करो रोज 1-2 चम्मच घी खाया करो। तो ठाकुर साहब बोले कि डॉक्टर खा तो 2 कटोरी जाऊं, खिलाए तो सही कोई। तो अलग अलग जगह से आए और यहाँ काम चलते चलते फिर जड़ पकड़ने लगा। धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर भी ये कार्य अपना होने लगा। एक समय में आसाम से कोई प्रचारक नहीं निकलते थे, देश में जगह जगह से आते थे। और पुराने लोगों को स्मरण है कि जब यहाँ उल्फा का आतंकवाद अपने चरम पर था, उस समय संघ कार्य को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेकर 4 प्रचारकों की हत्या हुई। तो इस भय के कारण मानो आएंगे नहीं, लेकिन उसका चिंतन करके अगले साल और अधिक प्रचारक देश से आए और फिर एक वो टर्निंग पॉइंट यहाँ बन गया और आसाम से प्रचारक निकलने लगे। और आज आसाम इस स्थिति में आ गया कि अपने पड़ोसी राज्यों के अंदर भी यहाँ से प्रचारकों को भेज सकते हैं। तो एक कार्य की जो एक विकास की एक यात्रा रहती है, उस दृष्टि से क्योंकि ये जो कार्यालय है तो जनरली कार्यालय तो एक तो ऑफिस कहते हैं लोग या घर होता है, पर संघ का कार्यालय इन सब का मिश्रण है। इसको न आप केवल ऑफिस कह सकते हैं न, क्योंकि यहाँ पूर्णकालिक प्रचारक अन्य अन्य कार्यकर्ता रहते हैं तो घर भी है और कार्य की दृष्टि से भी सब चीजें होती हैं तो ऑफिस भी है। और इसलिए कि भवन तो है, लेकिन ये कहते हैं कि कार्य का आलय, कार्य का एक घर इस रूप में इसका एक अपना स्वरूप रहता है। कार्यालय देश में बहुत जगह बनते हैं, लेकिन गुवाहाटी की अपनी एक विशेषता है। क्योंकि भले ही काम छोटा था, छोटा कार्यालय था, तो भी यहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि आज जो 7 स्टेट्स हैं, आज तो कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई है, लेकिन एक लंबा कालखंड ऐसा रहा कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, कहीं से भी किसी को
और मुख्य उसके अंदर कहीं जाना है तो वाया गुवाहाटी। और इसलिए संघ के हों, कोई विविध कामों के हों, किसी भी प्रकार के हों, अपने निजी कामों से लेकर के संगठनों के कामों तक जो भी कार्यकर्ता आते थे उसका लोड यहीं पर आता था। और इस अभ्यास ने मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिल बड़े कर दिए। मुझे पुराना याद आता है, जब कभी मैं आता था तब केशव धामी था और ये ऊपर कभी नहीं बना था उस समय। तो कहीं का भी कोई विविध संगठन का कार्यकर्ता आएगा, कोई संघ का कार्यकर्ता आएगा, कोई बीमारी के लिए आएगा, तो यही सब कुछ था। बाद में सेवा भारती का एक स्वतंत्र कार्यालय बना, फिर सेविका समिति का एक स्वतंत्र कार्यालय बना, कई कार्यालय बनते चले गए, फिर वो भी छोटे लगने लगते हैं आज। लेकिन एक दृष्टि से यहाँ का कार्य, यहाँ का कार्यालय इस संपूर्ण असम क्षेत्र के लिए एक पालक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में इसकी भूमिका रही है। और इसलिए समय के साथ और स्वाभाविक रूप से कार्य की आवश्यकता के अनुसार यह एक नूतन कार्यालय बना है। नाम भी इसका अपने सुदर्शन जी के नाम पर रखा है। सुदर्शन जी का बड़ा संबंध भी रहा यहाँ। और विशेष रूप से जब मंगलडोई का बाई इलेक्शन हुआ और उस समय जो डेमोग्राफी चेंज की समस्या ध्यान में आके जो असम मूवमेंट प्रारंभ हुआ, उस समय यहाँ की परिस्थिति क्या है, आसाम की स्थिति, यहाँ की समस्याएं, इसको संपूर्ण देश के लोगों को अवगत कराने के लिए सारे देश में और प्रवास करके जिन्होंने विषय रखा वो माननीय सुदर्शन जी थे। उस समय यहाँ क्षेत्र प्रचारक थे वो। आज तो असम और सारे आसपास के क्षेत्रों की परिस्थिति बहुत बदल गई है। वो मध्य प्रदेश से आए थे यहाँ, कलकत्ता केंद्र था, और ये बंगाल, उड़ीसा और पूरा अपना नॉर्थ ईस्ट जो आज का है वो सारा देखते थे। तो वो कहते थे विश्व में जितनी समस्याएं हैं वो सब का नमूना आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगा। और एक दौरा करके आते हैं तो समस्याओं का जाल देखकर 1 महीने तक नींद नहीं आती है कि क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अपने असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर जो एक भारत की भक्ति परंपरा का उत्थान और समाज के अंदर एकता किसी भी कीमत पर लाने की दृष्टि से जो सतत अपना एक प्रयत्न चला, उसके सुफल कुछ मात्रा के अंदर आज हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं। आने वाला समय तो अनुकूलता का ही है, और इस नाते मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से और कार्य के विकास की दिशा के अंदर हम सब बंधु विचार करेंगे। ये कार्यालय उसके लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा। आज का दिन वर्ष प्रतिपदा का है। तो काल गणना का प्रारंभ मानते हैं अपने। एक समय तो ऐसा था जबकि इस भारतीय काल गणना से ही संपूर्ण सामाजिक जीवन चलता था, चाहे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या शासकीय प्रशासकीय व्यवस्थाएं हो। तो जिसका सामर्थ्य होता है उसका काल चलता है।
जब अपने देश में कुछ कमी आई और यूरोप का साम्राज्य हुआ तो उनकी कालगणना लागू हो गई। विश्व के अंदर बनी तो वो एक स्वरूप बन गया। और ये एक संयोग था कि भारतीय कालगणना का प्रारंभ जिस दिन से मानते हैं उस दिन भारत को फिर से अपने स्वत्व के ऊपर प्रतिष्ठित करने का जीवन का एक मिशन जिन्होंने माना, ऐसे व्यक्तित्व का जन्म इस दिन हुआ है। इसलिए संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का और ये जन्मदिन है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि शायद इस काल चक्र को परिवर्तन करने के लिए ही इस काल के प्रारंभ दिन के अंदर उनका जन्म हुआ। और जिस कार्य का प्रारंभ हुआ क्योंकि हमारी जो कालगणना और जो आज की कालगणना है उसका प्रकृति से, जीवन से कोई संबंध नहीं है। मिनट सेकंड में दुनिया चलती है, लेकिन उस मिनट सेकंड का मैकेनिकल प्रोसेस है, ना उसका ऋतु से संबंध है, ना उसका किसी चीज से संबंध है। भारतीय ऋषियों ने काल को केवल समय के विभाजन में नहीं देखा, क्योंकि सारी सृष्टि ये जैविक है, ऑर्गेनिक है। तो काल की गणना की जो इकाइयां भी थी हमारी, वो भी इस जीवन से जुड़ी हुई थी। इसलिए आज हम सेकंड, नैनो सेकंड आदि कहते हैं। हमारे यहाँ कहते थे ये जो नाड़ी की अपनी जो धड़कन रहती है, 1 मिनट में 72 होती है। तो जो गिनती का मापदंड उन्होंने किया इससे, वैसी एक रिदम है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। जो ग्रहों की गतियां घूमती हैं उनकी भी एक रिदम है। तो जो सृष्टि चक्र चल रहा है, ऋतुआं बदलती हैं, तो जो भी हमारे यहाँ काल गणना है, महीने के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, जो हम पल आदि कहते हैं, वो केवल एक मैकेनिकल किसी काल का विभाजन मात्र नहीं है। वो सृष्टि जिस हिसाब से चलती उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए पतझड़ आता है, वसंत आता है, शिशिर ऋतु है। और इसलिए हमारी जो और मास के अंदर, ऋतु के अंदर, अयन के अंदर, वर्ष के अंदर काल की गणना चलती है। और पश्चिम की काल धारणा जो है वो लीनियर है, सीधा सीधा। लेकिन काल का चक्र तो अनंत है, तो हमारे यहाँ साइक्लिक है। और इसलिए आज हमको जटिल लगता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने प्रांत, इतनी प्रकार की जातियां, इतने संप्रदाय, इतनी भाषाएं, सब होने के बाद भी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर जगह कुछ भी अपने जीवन के अंदर घटित होता है। बच्चे का जन्म होता है, मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश होता है, मृत्यु होती है, विवाह होता है, कोई भी प्रसंग जीवन के अंदर होता है, अच्छा या बुरा, तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ धार्मिक विधान करते हैं, पद्धति है। और हर विधान के पहले एक संकल्प मंत्र बोलते हैं। अब आजकल हम मॉडर्न हो गए, इसलिए पंडित कुछ तो भी बोल रहा है, जहाँ कहेगा फूल डालो ये अमुत्ता करके। लेकिन वो जो संकल्प मंत्र है, वो संकल्प मंत्र पूरे भारत में एक जैसा है। और उस संकल्प मंत्र में आप किसी समय में वो काम कर रहे हैं, तो जब से दुनिया बनी है तब से आज तक के काल को वो संकल्प मंत्र जोड़ता है। तो अगली बार जब कभी आपके यहाँ कोई ऐसा प्रसंग हो, तो पंडित जब वो संकल्प, पंडित को भी आजकल याद है कि नहीं, एक प्रश्न रहता है, लेकिन वो संकल्प मंत्र अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ख्याल में आएगा।
उसमें वो कहता है कि अस्य श्री विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य, विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान कालचक्र। तो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा कहते हैं तो ब्रह्मा के बोले 100 साल का ब्रह्मा होता है, तो उसके 50 साल बीत गए, द्वितीय परार्ध। और उसका जो एक दिन है उसको एक कल्प कहते हैं। तो वो एक कल्प जो है तो इसमें बोलेगा ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे, ऐसा शब्द बोलेगा, वो कल्प आ गया। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी कौन सा चल रहा है, तो अगला शब्द बोलेगा वो वैवस्त सप्तमे वैवस्त मनवंतरे, ऐसा बोलेगा वो। फिर वो जो एक मनवंतर है उसके अंदर और चतुर्युगियां होती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है, तो कहेगा अष्टाविशंति तमे। उस 4 युग में अभी कौन सा युग है, तो बोले कली युग है। तो कलयुग में कौन सा टाइम है, तो कहेगा कली प्रथम चरण है, अभी स्टार्टिंग है। वो आने के बाद फिर आपका सम्मत आएगा, कोई भी विक्रम सम्मत, ये सम्मत, वो सम्मत, तो सम्मत लेंगे। उसके बाद फिर साल बोलेगा, वो कौन सा साल चल रहा है। फिर एक साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। महाभारत में हम सुनते हैं ना कि भीष्म शरशैया पे बोले अभी देह नहीं छोड़ूंगा मैं, क्यों, बोले दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण चालू होने पे छोड़ूंगा। तो 6-6 महीने के 2 अयन वो बोलेगा कौन सा अयन है। फिर ऋतु बोलेगा, 2 मास की ऋतु होती है, एक अयन में 3 ऋतु, ऋतु का नाम बोलता है। फिर महीने का नाम बोलता है। फिर पक्ष शुक्ल है कि कृष्ण बोलेगा। उसके बाद फिर कौन सा दिन है, तिथि, वो बोलेगा। तिथि के अंदर जिस टाइम आप बैठे हैं उसका टाइम बोलेगा। इस घटी पे किस जगह बैठे हैं, आपका गांव कोई नदी है तो उसका नाम बोलेगा। आप कौन है, आपके पिताजी का नाम बोलेगा, आपका नाम बोलेगा, और क्यों कर रहे हो ये, तो उसका वो उद्देश्य का उच्चारण करता है। फिर वो कहता है संकल्प करता हूं मैं। अब कल्पना करिए कि विविध भाषी इस देश के अंदर, एक संपूर्ण देश के अंदर ये कैसे उन्होंने किया होगा। और इसलिए ये जो वर्ष प्रतिपदा का दिन है, जो वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है, या ये जो आज का जो प्रसंग है, यह कुल मिलाकर भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उस सब के पुनर्स्थापित करने का, फिर से उसको पुनर्जागृत करके समाज जीवन के अंदर प्रचलित करने का भी आज का ये दिन है। संघ संस्थापक के जन्म का भी दिन है। और इस नाते से, और हम सब बंधु जो है इस संघ कार्य के अंदर हम सब लगे हुए हैं, यह कार्य आने वाले समय के अंदर न केवल देश को भी, और एक तरह से कहें कि विश्व के अंदर भी, और यदि कुछ स्थापित होना है तो अंततोगत्वा समाधान तो भारत के उसमें से ही निकलने वाला है। एक तो प्रसंग कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं एक समय बीच में इंग्लैंड गया था, तो उस समय एक प्रसंग पता लगा कि जब इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और रूस में उस समय गोर्बाचेव प्रमुख थे, और कम्युनिज्म के उस शिकंजे से छूटने की प्रक्रिया प्रारंभ थी, और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोई का ऐसा एक मूवमेंट चला था, खुलापन। तो सारे रूस के अंदर जो भिन्न भिन्न एथनिक ग्रुप हैं, उन सब के बीच में आपस में संघर्ष था। तो मार्गरेट थैचर जब रूस यात्रा से लौट के आई, तो उस समय कुलदीप नैयर ये इंग्लैंड के अंदर भारत के हाई कमिश्नर थे।
तो उन्होंने स्वयं ने एक लेख लिखा था। वैसे वो सेकुलरिस्ट थे, हमारे विरोधी थे, और अपने यहाँ विरोध भी एक भक्ति मानी जाती है। रावण भी भक्त था, विरोध भक्त था। तो लेकिन उन्होंने इस लेख में जो लिखा है, तो वो जो अपनी विशेषता है, तो एक डिनर में मिले तो उसने मार्गरेट थैचर को पूछा कि आप रूस से आई हैं? बोले हाँ। तो कैसा लगा? तो बोले गोर्बाचेव बड़े निराश और हताश थे। तो बोले क्यों? बोले ये जो एथेनिक ग्रुप है अलग अलग, इनका बीच में कोई समन्वय नहीं है, आपस में इतना संघर्ष है, इतना लड़ाई है कि ऐसा लगता है ये साथ रह नहीं सकते, रूस टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो बोले फिर आपने क्या कहा? तो हम सब के लिए भी आश्चर्य का विषय हो सकता है। मार्गरेट थैचर ने कहा कि मैंने उनको कहा कि ऐसे समय में आप अपने परम मित्र भारत से सलाह क्यों नहीं लेते हैं, जो इतने हजारों साल से इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने तरह के धर्म, इन सब को साथ लेके चल रहा है। तो कुल मिलाकर आज का जो परिदृश्य है कि विश्व के अंदर अगर सामाजिक विसंवाद है, संघर्ष है, अगर वास्तविक भारतीय दृष्टि पर हम जाएंगे तो हमको वो समन्वय की दृष्टि मिलती है। आज की पर्यावरण की समस्याएं अगर हैं, तो जो भारत संपूर्ण सृष्टि को एक जीवित इकाई मानता है, और इसलिए मैं अगर जीता हूं तो मुझे अपने जीने के साथ साथ पशु जगत की भी चिंता करना चाहिए, वनस्पति जगत की भी चिंता करना चाहिए। ये जो भारतीय अपने जीवन का जो सहज व्यवहार था, वो जीवन दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए जो आने वाला समय है, वह समय एक दृष्टि से बढ़ती हुई समस्याएं अपनी इस विशेषता को अधिकाधिक लोगों को प्रेरित करेगी इस बात को समझने के लिए। और वो अगर करना है तो भारत को भारतीयता के आधार के ऊपर खड़ा करना, यही पहली एक आवश्यकता है। और इसी एक स्वप्न को लेकर के और संघ संस्थापक ने एक कार्य प्रारंभ किया, और वो कार्य अनेक धाराओं के अंदर, अनेक रूपों के अंदर आज समाज जीवन के अंदर व्याप्त होता चला गया। और आज हम देखते हैं कि अपने इन सारे कार्यकर्ताओं के प्रयत्न, अपने इस विचार की, सत्य की जो सामर्थ्य है, उस सबने और धीरे धीरे इसका एक स्वरूप खड़ा करना प्रारंभ किया है। भिन्न भिन्न ट्राइब से अपने यहाँ पर, किसी समय हम सुनते थे हर साल हिंसक संघर्ष, विस्थापन, अब धीरे धीरे लोप हो रहा है। उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो जो सुदर्शन जी जिनके नाम पर हमने कार्यालय रखा है, तो वो कहा करते थे कि सारी चीजों का अगर समन्वय करना है तो एक बात समझने की जरूरत है, और वही भारत की विशेषता है कि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि एक ही तत्व विविध हुआ है। और इसलिए विविधता ये झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। रूप तो अलग रहने ही वाले हैं, लेकिन एक के ही अनेक है, अगर ये समझ बनी तो हर प्रकार के संघर्ष समाप्त किए जा सकते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको उपाय बताए। उनकी उन दो चार बातें का हम आज स्मरण करें। तो एक वो कहते थे कि सारी दुनिया में जो झगड़ा होता है वो ईश्वर की को लेकर के, मेरा भगवान ठीक कि तुम्हारा है। अपने यहाँ भी शैव वैष्णव के झगड़े होते थे, सेमेटिक के बाकी इनके भी झगड़े चलते हैं।
तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई रूप अनेक है, ईश्वर एक है। रूप अनेक है, ईश्वर एक है। जो शिव है वही विष्णु है, और इसलिए हमारे ग्रंथों में आप देखेंगे कि हमको इस प्रकार के संदेश मिलते हैं। उसी तरह भगवान के पास जाना है तो अपने अपने मार्ग हो सकते हैं। तो बोले पंथ अनेक है लेकिन गंतव्य एक है। कभी कभी भाषाई अहंकार को लेकर के भी झगड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि भाषाएं अनेक हैं लेकिन भाव एक है। आप गुजराती ले लें, तमिल ले लें, तेलुगु ले लें, मराठी ले लें, पंजाबी ले लें, असमिया ले लें, बंगला ले लें, इनकी आधारभूत किताबों को देखेंगे अगर आप तो इसमें आपको भाव एक ही मिलेगा। वही सत्य, अहिंसा है, पुनर्जन्म है, 4 पुरुषार्थ है। भारतीय जीवन की जो आस्था है वो सभी भाषाओं में व्यक्त है। और अलग अलग ट्राइब्स होंगे, अलग अलग जगहें हैं, तो उनका जीने के लिए उनकी अपनी वेशभूषा, उनकी अपनी कला, उनका अपना खान पान ये रहेगा, लेकिन हेतु एक है, धारणा एक है। तो संघ इस एक भाव को लेकर जो कहा है कि सब प्रकार की विविधता रहते हुए भी हम एक होकर खड़े हों और इसी में से एक शक्तिशाली राष्ट्र जीवन भी खड़ा होगा, और इसी में से एक तरह से आने वाले विश्व के लिए एक मार्गदर्शन भी निकलेगा। तो उस दृष्टि से अपना आने वाले समय के अंदर कार्य का बहुआयामी विकास, उसके लिए बहुआयामी प्रतिभा वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण, उसके लिए उस प्रकार के सारे प्रशिक्षण, इन सब बातों की दृष्टि से एक प्रेरणा केंद्र के रूप में, और अपना ये जो नूतन कार्यालय है ये भी उसका एक माध्यम बनेगा। इस कार्यालय के बनाने में जिन मिस्त्रियों ने, जिन सब बंधुओं ने दिन रात मिलकर के कार्य किया, उन सबको साधुवाद। और हम सब लोग तो हमारे ही घर है, तो कुल मिलाकर बन तो गया है, थोड़ा बहुत अधूरा भी है। तो लोकार्पण हो गया, उसके बाद समापन ना हो जाए। कई बार पूर्णाहुति के बाद में सुस्ती आ जाती है। तो यह पूर्णता तक पहुंचे। अभी तो ये बड़ा बना है, आगे कौन जानता है क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर और आज के इस आनंद के प्रसंग पर और इस कार्यालय के उद्घाटन के निमित्त कुछ हम अपने पुराने कार्यकर्ताओं की हमने स्मरण किया, और भविष्य के अंदर यह प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित हो, इस नाते से हम सब बंधुओं का सतत यहाँ पर आना जाना, सब प्रकार का सहयोग मिलता रहे, इस प्रकार की एक भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने बाकी सबको साधुवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ইমান পরে শ্ৰদ্ধাৰ সোনীজিৰ বৌদ্ধিক আমি অতি মনোযোগেৰে শুনিলোঁ, মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিলোঁ। এতিয়া শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠান, শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব শ্ৰী গুৰুপ্ৰসাদ।